हेलो एवरीवन एंड माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम कोर्स का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी का वेलकम है एसआर जंक्शन स्टडी वर्ल्ड हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इनर्शिया, मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद हम इसका एक वीडियो का थर्ड पार्ट बनाएंगे जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तीनों पार्ट मिला के आपका फोर्स एंड लॉज एंड मोशन पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। आप इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं ताकि इनको और आगे बढ़ाया जा सके और कुछ लोगों का बेनिफिट मिले। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इनर्शिया। शुरुआत से मैं बता दूं, हमने सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स के जब हमने चैप्टर करा था उसमें फोर्स एंड लॉज एंड मोशन में फर्स्ट पार्ट में ही हमने इसका फोर्स की डिफाइन पढ़ी थी, चैप्टर में स्टार्टिंग थी। फिर हमने इम्पैक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा था। उसके बाद फोर्स की मेन डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े। उसके बाद हमने न्यूटन की तीनों लॉज पढ़ी थी, इनका नाम पढ़ा था। पहली लॉ इनर्शिया से रिलेटेड, सेकंड लॉ फोर्स एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड, थर्ड लॉ हमारी एक्शन एंड रिएक्शन से रिलेटेड। फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन की पढ़ी थी। फिर हमने सेकेंड लॉ की स्टडी करी, जिसमें फोर्स का हमें फॉर्मूला मिला, मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे इनर्शिया, मोमेंटम, जो इसके सेकंड पार्ट है। नाउ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है उसको हमें पता होगा। हम कभी भी कहीं बैठे होते हैं तो बैठे रहते हैं, चल रहे हैं तो चल रहे रहते हैं। बॉडी जब भी हमारी किसी भी एक पर्टिकुलर मोशन या फिर रेस्ट में होती है तो वो उसी स्टेट में रहने के लिए फिक्स रहती है और उसी स्टेट में पड़ी रहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इनर्शिया क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी the body to resist any change in state of rest or uniform motion in a straight line is called inertia। जब कोई बॉडी कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन में हो या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो वो उसी मोशन में या रेस्ट में रहती है। यही प्रॉपर्टी इनर्शिया होती है। इनर्शिया किससे रिलेटेड है? इनडायरेक्टली हम अगर बात करें तो इनर्शिया रिलेटेड है मास ऑफ ए बॉडी से। मास ऑफ ए बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना भी बॉडी के अंदर वेट होगा उतना ही हमारा इनर्शिया हैवी होगा और उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। यानी आप कह सकते हो मास ही इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रॉपर्टी इसी वजह से फिक्स रहती है। हल्की फुल्की बॉडी होगी कोई हल्के वजन की तो वो जल्दी से मूव करेगी, जल्दी से एक्सटर्नल फोर्सेस का उसके ऊपर असर होगा। और कोई बहुत भारी बॉडी है तो उसके लिए फोर्स हमें ज़्यादा अप्लाई करनी होगी। ये आप अपने घर में एग्जांपल ले सकते हो। एक छोटा सा प्लास्टिक का स्टूल होगा तो, और एक डबल बेड होता है तो उसको सरका के देखें, आपको पता चल जाएगा। नाउ हैवी एंड द बॉडी हैज़ मोर इनर्शिया दैन द लाइटर बॉडी। जितनी बॉडी हैवी होगी उसका वजन उससे इनर्शिया को इंक्रीज करेगा और लाइट जो बॉडी होगी उसकी इनर्शिया कम होगा। नाउ कम टू द मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। बॉडी का मोमेंटम उसके मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। इनर्शिया और मोमेंटम में फ़र्क क्या है? इनर्शिया सिर्फ मास से रिलेटेड है और जो मोमेंटम आता है उसके अंदर मास के साथ वेलोसिटी भी लग जाती है। जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसका वज़न यानी उसका इनर्शिया उसके साथ चल रहा है और उसकी वेलोसिटी की वजह से उसकी फोर्स अप्लाई हो जाएगी ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट अगर आपसे टकराता है किसी स्पीड से, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम बहुत है। और हल्का फुल्का ऑब्जेक्ट होगा, उसकी स्पीड होगी कम या ज़्यादा, तो उतना शायद फोर्स इम्पैक्ट ना हो। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है P, वो ये मोमेंटम का सिंबल है, मास M को रिप्रेजेंट करता है, P हमें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि प्रोडक्ट देखो मास और वेलोसिटी किसी ना किसी डायरेक्शन में होगी, इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसकी जो SI यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है, kg मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। ना आगे बढ़ने से पहले हम इसमें एक चीज़ पढ़ लेते हैं, इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है। द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड बट produces a large change in the momentum of a body is called the impulsive force। यानी जो फोर्स हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट हो रही है बहुत छोटे समय के लिए लेकिन बहुत कम समय में कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देती है, उसे इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत तेज़ रिएक्शन करती हैं। जैसे आपने गोली चलाई, बहुत हल्की होती है
कुछ ही ग्राम की गोली इतनी फास्ट स्पीड से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर देगी कि कोई भी कांच तोड़ सकती है, किसी भी चीज़ को आर पार कर सकती है, या फिर सडन जो फोर्स इम्पैक्ट होता है उसे इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। नाउ कम टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजर्व करना, बचाना, यानी बराबरी। मोमेंटम का कंजर्वेशन का मतलब है व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट ऑन ईच अदर, जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं और उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दैम, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर ना लगे, तो हम कह सकते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। यानी जितना भी दो बॉडी आपस में एक्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर, उनका टोटल मोमेंटम फिक्स रहेगा। जितना दोनों बॉडी जैसे कोलाइड होती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो जितना मोमेंटम एक बॉडी दूसरे पे एक्सर्ट करती है वो दूसरे पे इम्प्लाई होगा, तो मोमेंटम ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होगा। मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका एक्चुअल फार्मूला ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट इज़ ज़ीरो। जब किसी बॉडी कोई रेस्ट पे होती है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। क्यों? इसका रीज़न है, देखिए, जब इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी रेस्ट में, तो इस फॉर्मूले अगर हम वैल्यू पुट करें, जितना मर्जी वजन हो उसका m/v, यानी मान लो यहाँ 10 किलो का वजन है, 10 × 0, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। इसलिए हमने कहा मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट इज़ 0, हमेशा 0 रहेगी। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स। फोर्स और मोमेंटम आपस में कैसे रिलेटेड हैं? दोस्तों हमने पढ़ा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसे इक्वेशन अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं 1%, इसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू हमने पहले मोशन में पढ़ी हुई है, v माइनस यू अपॉन टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूले में अगेन हमने m इंटू ए की जगह इसकी वैल्यू बुक कर दी, तो ये बन गया F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। फिर हमने इसको ब्रैकेट ओपन करें, m इंटू वी यानी मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फिर मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, m इंटू यू अपॉन टी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कह सकते हैं? देखो, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता था, जब फाइनल वेलोसिटी के साथ मास मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियल वेलोसिटी के साथ मास मल्टीप्लाई होता है तो वो इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं, देखिए, जब किसी भी चीज़ के नीचे टाइम लग जाए तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। और किस चीज़ का चेंज हो रहा है? मोमेंटम का। इसलिए हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन है। फिर आता है 1 न्यूटन। कभी कभी छोटी सी डिफाइन भी पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन पेपर में। 1 न्यूटन क्या होता है? न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट होती है। इट इज़ दैट फोर्स विच इज़ प्रोड्यूस ऑन एक्सेलरेशन, इट इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। किसी 1 किलो की बॉडी को कोई भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आगे फोर्स अप्लाई करके सरका देता है, या फिर उसके ऊपर फोर्स उसमें मोशन ला देता है, तो हम कहेंगे उसको कहेंगे वो फोर्स 1 न्यूटन हो गई है। यानी वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से सरकाए और उस बॉडी का वजन 1 किलो हो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन। आपको कुछ स्टेप्स में ये डेरिवेशन लिख सकते हो। मानो when two objects collide with each other they exert force on each other। सबसे कॉमन बात है, जब दो चीज़ें आपस में टकराएंगी तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी। वो मान लो एक ट्रक कार से टकराती है तो ट्रक का जो इम्पैक्ट होगा फोर्स का वो गाड़ी पे आएगा, और ऐसा नहीं है कि गाड़ी का बिल्कुल भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, गाड़ी का फोर्स भी उसके ट्रक के ऊपर लगा होगा। एज ए रिजल्ट इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ ईच बॉडी चेंजेस। दोनों बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ होगा और होता भी है। लेट, आपको क्या करना है? तीसरे स्टेप में लिखो, लेट करो, यानी सपोज करो, लेट करो, जो भी मास ऑफ ए बॉडी, पहली बॉडी का वजन था m1, दूसरी जो बॉडी है उसका वजन हो गया m2। अब इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? पहली बॉडी जिस स्पीड से चल रही है उसको कह सकते हो u1,
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी टू सेकेंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो हो गई u2। फाइनल वेलोसिटी ये आफ्टर कॉलिजन या आफ्टर स्ट्राइक के बाद काम आएगी। मान लो टक्कर होने के बाद बॉडी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आया हुआ होगा, एक चीज़ की घटी होगी, दूसरी की वेलोसिटी बढ़ी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 इज v1, अगेन फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 इज v2। नाउ टाइम दोनों के लिए टाइम बराबर रहेगा। फोर्स का जो फॉर्मूला होगा पहली बॉडी का, फोर्स इज इक्वल टू मास यानी वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स सेकंड बॉडी का भी वही रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि फर्स्ट बॉडी है तो सारी चीज़ें v1 से रिप्रेजेंट होगी, m1 v1 u1। सेकंड बॉडी के लिए सारी चीज़ें m2 v2 u2 से रिप्रेजेंट होगी। फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अब हमने न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ी हुई है और उसने क्या कहा था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यही न्यूटन की थर्ड लॉ थी। इसके हिसाब से फोर्स 1 इज इक्वल टू फोर्स 2, यानी दोनों फोर्स बराबर होंगी और अपोजिट हैं तो इसलिए हमने माइनस लगाया। तो ये हो गया हमारा मेन F1 इज इक्वल टू F2। तो हमने इसको क्वेश्चन में करना है। नाउ फोर्स का फॉर्मूला हमने आमने सामने रखा, इक्वल कर दिया दोनों की वैल्यू, m1 v1 u2 u1 अपॉन टी, m2 v2 u2 अपॉन टी। अब इनमें क्या है, इनको एक एक करके ब्रैकेट सॉल्व करो, m1 v1 m1 u1 माइनस हो गया, ये माइनस का ध्यान रखेंगे, माइनस m2 v2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन, तो m2 u2 प्लस के आ गए। अब हमने क्या करना है, m1 v1 प्लस m2 v2, हमने क्या करा, दोनों के इनिशियल मोमेंटम को एक तरफ रख दिया, ये वाला मोमेंटम उठा के इस तरफ रखा, इसका जो माइनस था इधर आके प्लस हो गया। इधर जो m1 u1 माइनस का था इधर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, m2 u2 प्लस m1 u1। तो दोनों में बात तो वही आ गई फिर से, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज़, यानी दोनों बॉडीज़ का फाइनल मोमेंटम बराबर हुआ सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज़। यानी जो मोमेंटम था ना ही क्रिएट हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम इससे प्रूव हो जाती है कि दोनों मोमेंटम बराबर ही रहे। ये बिफोर कॉलिजन होता है, ये आफ्टर कॉलिजन है। फिर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का मतलब होता है जब आप कोई गोली चलाते हैं तो गन पीछे रिकॉइल करती है, बैक जर्क करती है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है। इसमें आपको एक सिंपल फार्मूला यूज़ कर सकते हो, v इज इक्वल टू माइनस m इंटू वी अपॉन m। मास ऑफ द शॉट, जैसे गोली का जो वजन होगा वो m से रिप्रेजेंट करना है, ये जो कैपिटल M है ये मास ऑफ द गन होगा। वेलोसिटी ऑफ द शॉट व्हेन इट लीव द गन, जब बंदूक से बाहर निकलेगी गोली तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, ये होता है रिकॉइल वेलोसिटी, तो हम v बोलते हैं। क्वेश्चन करते वक्त आपको इन तीनों में से, इन चारों में से कोई सी तीन वैल्यू आपको देगा और कोई एक वैल्यू पूछ सकता है। फॉर्मूला आप यही यूज़ करें, रिकॉइल वेलोसिटी भी पूछता है तो सिंपल इसको सॉल्व कर दें, इन तीनों वैल्यू को पुट करके जो भी आंसर आएगा वो रिकॉइल वेलोसिटी होगी। आंसर माइनस में इसलिए आ सकता है क्योंकि रिकॉइल यानी पीछे की तरफ जर्क करेगी तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट यानी गन, इसलिए माइनस में आंसर आता है। बाकी अब हम इसको बाकी के क्वेश्चन जो है हम इसको वीडियो के थर्ड पार्ट में आपके लिए मैं दूँगा आपको, वो रीज़न वाले क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वो भी ज़रूर देखिए। वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग SR जंक्शन। Come again in a short time interval.